हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम फर्टिलाइजेशन के बारे में बात करने वाले हैं कि ह्यूमंस के अंदर फर्टिलाइजेशन किस प्रकार से होती है, इसके अंदर कौन कौन से इवेंट्स आते हैं और हर एक इवेंट के अंदर जो स्पर्म है उसको कौन कौन से चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है, किस प्रकार वो एक एग के न्यूक्लियस तक पहुंचता है, वो सारे प्रोसेस को हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। और इसमें एक टर्म आती है पॉलीस्पर्मी, मतलब किस प्रकार से जो एक एग है वो बाकी के स्पर्म्स को प्रिवेंट करता है उसके अंदर एंटर होने से, वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और वीडियो के लास्ट में हम बात करेंगे कि जो ये फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है इसका क्या सिग्निफिकेंस है ह्यूमंस के अंदर। सो फर्टिलाइजेशन क्या होता है? जब दो मेल और फीमेल गैमेट्स आपस में मिलते हैं और एक जाइगोट की फॉर्मेशन करते हैं, मतलब हैप्लॉइड मेल गैमेट और हैप्लॉइड फीमेल गैमेट, ये दोनों मिलकर डिप्लॉइड जाइगोट बनाते हैं, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। जो ह्यूमंस होते हैं उनके अंदर ये फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस इंटरनल होता है, मतलब जो ह्यूमन फीमेल्स होती है उनके रिप्रोडक्टिव ट्रैक में जो फैलोपियन ट्यूब होती है वहाँ पर ये फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है, इसलिए ह्यूमंस के केस में ये इंटरनल होता है। सबसे पहला स्टेप इसमें आता है अप्रोच ऑफ स्पर्म टू ओवम, मतलब स्पर्म ओवम से मिलने की कोशिश में सबसे पहले क्या करता है, जब मेल और फीमेल जो है वो फिजिकल होते हैं एक दूसरे के साथ, तो उसमें कॉपुलेशन का प्रोसेस होता है, मतलब जो मेल के अंदर जो सेमिनल फ्लूइड होता है उसको वो फीमेल की वजाइना के अंदर इजेक्ट करता है, ठीक है। और उस प्रोसेस को बोलते हैं इजैकुलेशन। इजैकुलेशन में क्या होता है, उसमें 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स जो है वो रिलीज किए जाते हैं, मतलब अप्रोक्सीमेटली 3 ml ऑफ सेमिनल फ्लूइड जो है वो इजैकुलेशन के प्रोसेस में रिलीज होता है, जिसमें कि 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स होते हैं, इतने ज़्यादा स्पर्म्स होते हैं सेमिनल फ्लूइड में। और उसमें से मतलब एग तक पहुंचते पहुंचते वो जो स्पर्म है वो 200-300 मिलियन से 100 स्पर्म ही रह जाते हैं जब वो एग की तरफ को पहुंचते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, कुछ एक स्पर्म्स जो होते हैं वो वेजाइना के अंदर जो एसिडिक पीएच होता है उसकी वजह से वो किल हो जाते हैं, और कुछ एक स्पर्म्स जो होते हैं उसको फेगोसाइट्स एंगल्फ कर लेते हैं, मतलब जो वेजाइनल एपिथेलियम होता है उसमें फेगोसाइट्स होते हैं, वो स्पर्म को खा लेते हैं। तो उसमें से रह जाते हैं 100 के स्पर्म, मतलब 100 के आसपास स्पर्म रह जाते हैं जो एग की तरफ जाते हैं। और जो ये स्पर्म होते हैं ये फ्लैजेलम की हेल्प से मूव करते हैं, मतलब लैशिंग मूवमेंट से ये ओवम की तरफ जाते हैं। अभी फैलोपियन ट्यूब में पहुंच गए, ठीक है। अब क्या होगा, जो ओवरी होती है वहां से आपको पता है कि जो फीमेल्स के अंदर 2 ओवरीज होती है, मतलब पेयर ऑफ ओवरीज होती है, तो उसके अंदर जो एग की फॉर्मेशन होती है, मतलब ओवम की फॉर्मेशन होती है। अब जो वो ओवम है जब उसकी फॉर्मेशन होती है तो वो मियोसिस 2 के मेटाफेज 2 में जाकर उसकी जो डेवलपमेंट है वो अरेस्ट हो जाती है, मतलब उससे आगे की डेवलपमेंट जो है वो तब जाकर होती है जब उसको स्पर्म मिलता है। तो तब क्या होता है, जो ओवरी के अंदर जो ओवम होते हैं वो सेकेंडरी oocyte की स्टेज में होते हैं, मतलब उसके आगे की डेवलपमेंट तब होगी जब उसको स्पर्म मिलेगा। अब आपको पता है जब मेंस्ट्रुएशन का प्रोसेस होता है उसके 15th डे पे क्या होता है, ओवुलेशन होती है, मतलब जो एग है वो ओवरी से रिलीज होता है और फैलोपियन ट्यूब में आ जाता है। अब एग जो है वो ओवरी से रिलीज हुआ और फैलोपियन ट्यूब में आ गया। अब वहां पर आपको पता है कि स्पर्म वहां पर एंटर हो चुके हैं, अब वहां पर उसको स्पर्म मिल जाता है एग को। अब स्पर्म क्या करेगा, वो ओवम के साथ कांटेक्ट बनाएगा। ओवम के साथ कांटेक्ट बनाने का मतलब है कि जो एग की मेम्ब्रेन है और जो स्पर्म की मेम्ब्रेन है वो आपस में कांटेक्ट करेगी, वो आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ जाएगी। और जब वो आपस में जुड़ती है तो क्या होता है, स्पर्म के हेड रीजन में एक वेसिकल होता है जिसको बोलते हैं एक्रोसोमल वेसिकल। अब जो ये एक्रोसोमल वेसिकल होता है इसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, जैसे कि हाई एलोरोनिडेज एंजाइम या फिर एक्रोसिन वगैरह, मतलब एंजाइम्स होते हैं इसके अंदर जो इसको एक्रोसोमल रिएक्शन में हेल्प करती हैं। अब एक्रोसोमल रिएक्शन क्या होता है, स्पर्म ने एग के साथ कांटेक्ट बना लिया, ठीक है, इसके साथ कांटेक्ट बना लिया, तो जो इसके अंदर एक्रोसोमल वेसिकल है इसकी मेम्ब्रेन, मतलब जो वेसिकल होता है इसकी मेम्ब्रेन और जो स्पर्म होता है इसके होल बॉडी को एक मेम्ब्रेन कवर करती है जिसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन।
अब एक्रोसोमल वेसिकल की मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो वो आपस में फ्यूज हो जाती है, वो आपस में फ्यूज हो गई और जो एक्रोसोमल वेसिकल है ये बर्स्ट हो जाता है, मतलब ये फूट जाता है। और इसके अंदर जो एंजाइम्स होते हैं वो क्या करते हैं, यहाँ से एक होल बना लेते हैं, ठीक है, वो होल बना लेते हैं और वहां से जो एंजाइम है, मतलब इसके अंदर जो एक्रोसोमल मटेरियल है वो यहाँ से रिलीज हो जाता है। और उसमें सबसे पहले आता है हाई एल्यूरोनिडेज। जो हाई एल्यूरोनिडेज एंजाइम होता है वो सबसे पहले जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं कोरोना रेडिएटा। अब आपको पता है कि जो कोरोना रेडिएटा लेयर होती है उसके अंदर फॉलिकुलर सेल्स जो है वो मिलकर एक लेयर बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं कोरोना रेडिएटा। अब जो ये हाई एल्यूरोनिडेज जो एंजाइम होता है ये क्या करता है, कोरोना रेडिएटा के जो सेल्स होते हैं उनके बीच में जो स्पेस होता है उन स्पेस के बीच में एक क्या होता है, हाई एल्यूरोनिक एसिड होता है। ये उस एसिड को क्या कर देते हैं, डिसॉल्व कर देते हैं और इस प्रकार जो उसके बीच में जो एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं वो सेल्स, उसको वो डिटैच कर देते हैं, मतलब उसको वो एक दूसरे से अलग कर देते हैं। और इस वजह से क्या होता है, जो कोरोना रेडिएटा लेयर होती है उसको ये डिसॉल्व कर देते हैं और आगे प्रोसीड करते हैं। आगे इसका कॉन्टैक्ट होता है सेकेंड लेयर से जिसका नाम है जोना पेल्यूसिडा। अब जो जोना पेल्यूसिडा होती है इसमें एक एंजाइम जो है वो हेल्प करता है जिसका नाम है एक्रोसिन। एक्रोसिन क्या करता है, ये जोना पेल्यूसिडा लेयर को डिसॉल्व कर देता है, ठीक है, मतलब इसने ये यहाँ से ये लेयर जो है वो तोड़ दी है। अब जो ये स्पर्म है वो क्या करेगा, वो आगे की तरफ जाएगा और इस प्रकार से ये पहुंच जाएगा इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में, मतलब ये पेरीविटेलाइन स्पेस में पहुंच जाएगा। जब ये पेरीविटेलाइन स्पेस में पहुंच जाता है तो वहां पर आकर क्या होता है, जो इसकी मेम्ब्रेन है, मतलब जो स्पर्म की मेम्ब्रेन है और जो एग की मेम्ब्रेन है, विटेलाइन लेयर जिसको हम बोलते हैं या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, ये दोनों आपस में फ्यूज होती है और इसके अंदर का जो ये एंजाइम है ये यहाँ पर रिलीज हो जाते हैं, ठीक है, मतलब ये यहाँ पर रिलीज हो गए और इसकी वजह से क्या होगा, जहाँ पे ये कॉन्टैक्ट हुआ है इन दोनों मेम्ब्रेन्स का, वहां पर एक होल क्रिएट हो जाएगा, मतलब ये एंजाइम्स जो है ये होल क्रिएट कर देंगे जिसकी वजह से जो इसका जो ये न्यूक्लियस है ये यहाँ से डिटैच होकर चला जाएगा इसके अंदर, एग के अंदर, ठीक है। इस प्रकार क्या होता है, जो स्पर्म का जो टेल होती है वो यहाँ से रिमूव हो जाती है और जो बाकी का पार्ट है वो इसके अंदर चला जाता है और यहाँ पर आकर वो अपने अंदर जो इसका जो एग है इसको वो रिलीज कर देता है और ये चला जाता है यहाँ पे, मतलब जो एग होता है एग के न्यूक्लियस से मिलने के लिए ये यहाँ से रिलीज हो जाता है और इस पॉइंट को हम बोलते हैं कोन ऑफ रिसेप्शन। उस कोन ऑफ रिसेप्शन से जो ये एग है ये स्पर्म को रिसीव करता है और इस प्रकार से जो ये एक्रोसोमल रिएक्शन है ये कंप्लीट होता है। अब एक्रोसोमल रिएक्शन के बाद दूसरा हमारे पास रिएक्शन आता है कॉर्टिकल रिएक्शन, ठीक है। कॉर्टिकल रिएक्शन में क्या होता है, जैसे कि ये स्पर्म है, ये इसके अंदर इसने न्यूक्लियस एंटर कर दिया अपना, मतलब ये इसके साथ कंप्लीटली अंदर अच्छी तरह से घुस गया है एक स्पर्म। अब जब ये इसके साथ अंदर चला गया है, यहाँ पर इसका सामना होता है इन कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स से और जो ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स होते हैं इसके अंदर ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं। अब जब स्पर्म इसके साथ कांटेक्ट में आता है तो जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, मतलब जो विटेलाइन लेयर है, ये क्या करती है, ये यहाँ से इसकी तरफ को मूव करना स्टार्ट कर देती है। तब ये जो स्पर्म है ये एग को एक्टिवेट कर देता है और जिसकी वजह से जो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ जो है यहाँ की तरफ आना स्टार्ट कर देते हैं और इसके अंदर का जो कंटेंट है इसको ये एक्सोसाइटोसिस के प्रोसेस में यहाँ पे रिलीज कर देते हैं और यहाँ पे क्रिएट कर देते हैं पेरीविटेलाइन स्पेस। उस स्पेस में अपना इन्होंने कंटेंट रिलीज कर दिया और कुछ एक जो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स है वो इस मेम्ब्रेन के ऊपर अटैच हो जाते हैं। अब इसमें क्या होता है, जो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स ने मटेरियल यहाँ पे सिक्रेट किया, मतलब केमिकल सब्सटेंस जो रिलीज किया, उसने क्या किया, इस लेयर को, जो ये हमारी लेयर है विटेलाइन लेयर जो है, इसको हार्ड कर दिया, मतलब इसको पूरी तरह से बंद कर दिया ताकि और जो स्पर्म है वो इसके अंदर एंटर ना हो सके। अब न्यूक्लियस इसके अंदर चला गया। अब जो ये मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, ये पूरी तरह से हार्ड हो चुकी है। अब क्या होगा, जो ये न्यूक्लियस है स्पर्म का, ये एग के अंदर एंटर कर जाएगा।
एग के अंदर जब ये एंटर करेगा तो जो एग था वो सेकेंडरी oocyte स्टेज में था। अब सेकेंडरी oocyte स्टेज में मतलब कि वो मियोसिस 2 के मेटाफेज 2 में उसकी डेवलपमेंट अरेस्ट हो गई थी, और बाकी की जो डेवलपमेंट है वो तब होनी थी जब उसको स्पर्म मिलना था। तो अब उसको स्पर्म मिल गया है, तो क्या होगा, जो सेकेंडरी oocyte है ये अपनी जो मियोटिक डिवीजन है उसको कंप्लीट करेगा, और इस तरह से ये एक कंप्लीट एग की फॉर्मेशन करेगा, मतलब ये एक मेच्योर एग में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। अब ये एग बन चुका है, तो ये दोनों जो इस एग का न्यूक्लियस है और जो स्पर्म का न्यूक्लियस है ये क्या करेंगे, ये आपस में फ्यूज होंगे। और स्पर्म के स्ट्रक्चर में मैंने आपको बताया था कि जो स्पर्म होता है उसके नेक रीजन में दो सेंट्रियोल्स होते हैं जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। उसमें से जो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल होता है वो क्या करता है, जब जाइगोट की डिवीजन होती है, मतलब जाइगोट का क्लीवेज होता है, तो उस टाइम पे वो स्पिंडल फॉर्मेशन करता है। तो इस प्रकार से जो वो सेंट्रियोल है वो यहाँ पे स्पिंडल फॉर्मेशन करेगा, और जो एक स्पर्म के क्रोमोसोम है एक पोल पे वो होंगे और दूसरी पोल पे एग के क्रोमोसोम्स होंगे। अब वो दोनों आपस में जब मिलेंगे, स्पिंडल फॉर्मेशन हो गई है, उसके बाद जब वो एक दूसरे की साइड को आएंगे और वो आपस में मिक्स हो जाएंगे, तो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे एम्फीमिक्सिस। एम्फीमिक्सिस से ये दोनों आपस में एक्सचेंज करेंगे अपना जेनेटिक मटेरियल और एक डिप्लॉयड जाइगोट की फॉर्मेशन करेंगे। मतलब 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इसके हैं और 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इसके हैं। इस प्रकार से एक डिप्लॉयड जाइगोट की फॉर्मेशन होगी जिसके पास 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे और एक कंप्लीट जाइगोट की फॉर्मेशन होगी। तो इस प्रकार से जो ये स्पर्म है ये एग को फर्टिलाइज करता है। अब हम बात कर लेते हैं कि जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है उसका सिग्निफिकेंस क्या है। इसका जो थ्योरेटिकल पार्ट है उसको मैं इस वीडियो में कवर नहीं करूंगी। अगर आपको उसके नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। मैं टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ बनाकर अपलोड कर दूंगी। सो अब आप सोच रहे होंगे कि ये एक ही स्पर्म क्यों एग के अंदर एंटर करता है, बाकी के स्पर्म इसके अंदर एंटर क्यों नहीं कर पाते। क्योंकि जो ह्यूमंस होते हैं, ह्यूमंस के अंदर जो एग होता है वो क्या होता है, मोनोस्पर्मिक होता है। वो केवल एक ही स्पर्म को अपने अंदर एंटर करने देता है। जब एक स्पर्म इसके अंदर एंटर हो जाता है तो वो बाकी के स्पर्म्स को किस तरह से रोकता है इसके अंदर एंटर होने से, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सो पॉलीस्पर्मी को कैसे प्रिवेंट करता है एक एग। इसमें क्या होता है कि जब स्पर्म जो है वो एग के अंदर जब वो एंटर कर जाता है एक स्पर्म, सो स्पर्म के एंटर होने से एग की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं वो जो चेंज हो जाती है, ठीक है। मतलब उसकी जो जोना पैलिसिडा की प्रॉपर्टीज है उसमें कुछ चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से वो अदर स्पर्म्स को एंटर नहीं होने देती। तो उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं कि जो एग की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जब वो फर्स्ट स्पर्म के साथ जो फ्यूज होती है तो उसमें कुछ इस तरह की चेंजेस आते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, जिसकी वजह से जो स्पर्म है अदर स्पर्म्स है वो उसके अंदर एंटर नहीं हो पाते। जब एक स्पर्म एंटर हो जाता है तो उसके अलावा और स्पर्म्स उसके अंदर एंटर नहीं हो पाते हैं। जो एग कॉर्टिकल रिएक्शन होता है वो क्या करता है, जोना पैलिसिडा के स्ट्रक्चर को वो चेंज कर देता है। अब कॉर्टिकल रिएक्शन से क्या होता है, कॉर्टिकल रिएक्शन में जो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स होते हैं वो पेरीविटिलाइन स्पेस में अपना जो कंटेंट है उसको रिलीज कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो विटिलाइन मेम्ब्रेन है, मतलब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है एग की, वो थिक हो जाती है, वो हार्ड हो जाती है और वो अदर स्पर्म्स को एंटर नहीं होने देती है। उस मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। अब जो फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन है ये भी पॉलीस्पर्मी को प्रिवेंट करती है। तो इस तरह से जो एग है वो एक स्पर्म के एंटर होने के बाद अदर स्पर्म्स को अपने अंदर एंटर नहीं होने देता। तो ये रीजन था कि किस प्रकार से एग जो है वो पॉलीस्पर्मी को प्रिवेंट करता है। सो अब हम बात कर लेते हैं कि जो ये फर्टिलाइजेशन है इसका क्या सिग्निफिकेंस होता है। सबसे पहला है कि ये स्टिमुलेट करता है जो सेकेंडरी oocyte की जो डेवलपमेंट है जो अरेस्ट हो जाती है मियोसिस 2 के मेटाफेज 2 में, उसको ये स्टिमुलेट करता है कि फर्दर आगे डेवलप हो सके। और इस तरह से जो सेकंड पोलर बॉडी है वो रिलीज होती है और एक कंप्लीट जो एग है उसकी फॉर्मेशन होती है, मतलब उसकी जो मेयोटिक डिवीजन अरेस्ट हुई थी वो कंप्लीट हो जाती है। और दूसरा इसमें आता है कि ये डिप्लॉइडी को रिस्टोर करता है, क्योंकि हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मदर साइड से आते हैं और हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो फादर साइड से आते हैं, और इस प्रकार एक डिप्लॉइड जाइगोट की फॉर्मेशन होती है जिसके पास 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। तो ये डिप्लॉइड जाइगोट की फॉर्मेशन करता है और डिप्लॉइडी को रिस्टोर करता है।
और तीसरा इसमें आता है कि जो फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन है वो प्रिवेंट करती है पॉलीस्पर्मी को। कॉर्टिकल रिएक्शन के बाद जो एक फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन होती है, जिसकी वजह से जो मल्टीपल स्पर्म्स है वो एक एग के अंदर एंटर नहीं हो पाते हैं। जब एक स्पर्म उसके अंदर एंटर हो चुका है तो बाकी के स्पर्म्स उसके अंदर एंटर नहीं हो सकते। और नेक्स्ट इसमें आता है कि जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है एग की वो इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि उसको ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया मिल जाते हैं। कुछ स्पर्म से आते हैं, कुछ उसके अंदर खुद होते हैं, ठीक है। मतलब उसमें प्रोटीन सिंथेसिस इंक्रीज हो जाती है और ऑक्सीजन की कंजप्शन जो है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। और इस प्रकार से जाइगोट है वो उसमें क्लीवेज होता है और ऑर्गेनिज्म की जो डेवलपमेंट है वो स्टार्ट होती है। अब नेक्स्ट इसमें आता है कि जो ये वेरिएशंस को इंड्यूस करती है और इस प्रकार से नए ऑर्गेनिज्म की इवोल्यूशन होती है। मतलब वेरिएशन से मतलब है कि जो फादर के करैक्टर है और मदर के करैक्टर है वो आपस में मिक्स होकर दोनों के करैक्टर एक ऑर्गेनिज्म में आ जाते हैं। जो एक बच्चा होता है उसमें फादर के करैक्टर्स भी होते हैं और मदर के करैक्टर्स भी होते हैं। तो इस प्रकार से वेरिएशंस आती है, वो थोड़े डिफरेंट होते हैं अपने मदर से और फादर से, कुछ करैक्टर्स को लेकर। कुछ करैक्टर उनको मदर से मिलते हैं, कुछ फादर से मिलते हैं। तो इस प्रकार से नए ऑर्गेनिज्म के इवॉल्व होते हैं, मतलब इवोल्यूशन होता है, ठीक है। और नेक्स्ट इसमें आता है कि जो सेंट्रियोल होता है स्पर्म का, वो क्या करता है, वो इनिशिएट करता है क्लीवेज ऑफ द जाइगोट, क्योंकि सेंट्रियोल जो स्पिंडल फॉर्मेशन करता है और जिसकी वजह से जो जाइगोट का क्लीवेज है उसमें वो हेल्प करता है। और लास्ट इसमें आता है कि ये हेल्प करता है सेक्स डिटर्मिनेशन में। सेक्स डिटर्मिनेशन से मतलब है कि अगर फादर के जो क्रोमोसोम्स है उसमें एक्स और वाई क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है, और मदर में एक्स और एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। अगर फादर का वाई क्रोमोसोम आता है तो मेल चाइल्ड की डेवलपमेंट होगी, ठीक है, मतलब मेल चाइल्ड होगा। अगर उसका एक्स क्रोमोसोम आता है तो फीमेल चाइल्ड होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से सेक्स डिटर्मिनेशन में भी ये हेल्प करता है, फर्टिलाइजेशन जो उनका जो प्रोसेस होता है, ठीक है। सो ये था कि फर्टिलाइजेशन का क्या सिग्निफिकेंस होता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।